हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है बायोमोलिक्यूल। सो गाइस, इस चैप्टर में आप देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने अगले वाले चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमने देखा था कि हमारी सारी जो लिविंग चीजें रहती हैं, फिर वो चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर, वो अल्टीमेटली बनती हैं सेल से। इसका बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा सेल। क्या रहेगा? सेल। ऐसे बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे? तो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, और बहुत सारे टिश्यू मिलके डिफरेंट टाइप की टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्गन की बात करें तो जैसे कि हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में टेस्टेस, तो ऐसे टेस्टेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जेनिटलिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो एसेसरी डक्ट हैं, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गन में आएंगी, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। जिसमें हम इसमें बात करें तो जैसे कि टेस्टिस है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है, तो ये सारी चीजें मिलके हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलके, जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम मिलके हमारा पूरा बॉडी प्रिपेयर करेंगे। क्या बनेंगे? तो अल्टीमेटली हमारा बॉडी बनेगा। सो यहाँ पर इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। बट यहाँ पर हम देखें तो ये सेल किससे बना हुआ होता है? तो सेल में हमने देखा था हमारे सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म रहता है। क्या रहता है? तो साइटोप्लाज्म रहता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? तो हमारे ऑर्गेनेल और साइटोसोल रहते हैं। क्या रहती है? ऑर्गेनेल्स रहती है। और ये ऑर्गेनेल किससे बनती है? तो ऑर्गेनेल यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल तक चला जाएगा। ऑर्गेनेल हमारे बायोमोलिक्यूल से बनते हैं। किससे बनती है? बायोमोलिक्यूल से बनती है। बायोमोलिक्यूल एक टाइप के हमारे केमिकल रहेंगे, और ये बायोमोलिक्यूल भी अल्टीमेटली हम देखेंगे तो ये इसमें बहुत सारे एलिमेंट जुड़ के अलग अलग कॉम्पोजिशन में एलिमेंट जुड़ेंगे और हमारे बायोमोलिक्यूल बनेंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली एलिमेंट्स रहेंगे। सो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से रहेंगे? तो यहाँ पर कोई एक लिविंग टिश्यू का हम सैंपल लेते हैं और इसका एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इसमें एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि इसमें हम देखेंगे तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इसके अलावा सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ऐसे सारे एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट रहेंगे। सो यहाँ पर ये तो हमारे लिविंग टिश्यू, जैसे कि यहाँ पर कोई एक प्लांट का टिश्यू है या एनिमल सेल में लिवर टिश्यू का हमने सैंपल ले लिया, या माइक्रोबायल पेस्ट, तो इसका हम एग्जामिनेशन करेंगे तो इसके अंदर हमारे ये एलिमेंट देखने को मिलेंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम नॉन लिविंग चीजें, जिसमें हम अर्थ क्रस्ट का सैंपल लेते हैं, अर्थ क्रस्ट का सैंपल लेते हैं, तो इसके अंदर भी हम देखेंगे तो इसके अंदर सेम हमारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको दोनों को कंपेयर करें तो हमको देखने को मिलेगा कि ये जो सैंपल है वो हमारा लिविंग टिश्यू क्या है, लिविंग टिश्यू का है, और ये नॉन लिविंग टिश्यू, एज ए नॉन लिविंग मैटर हमने अर्थ क्रस्ट का सैंपल लिया है, नॉन लिविंग मैटर। तो इसमें अर्थ क्रस्ट का हमने सैंपल लिया है। तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जनरली हमको सेम चीजें देखने को मिलेंगे। इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सारे जो एलिमेंट हमारे लिविंग टिश्यू में देखने को मिलेंगे, वही सारे यहाँ पर हमारे अर्थ क्रस्ट यानी कि नॉन लिविंग चीजों में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारे लिविंग टिश्यू है वो लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? तो यहाँ पर ये दोनों सैंपल का हम डीपली ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका प्रोपोर्शन जो रहेगा वो हमारे लिविंग चीजों में ज्यादा रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका प्रोपोर्शन हम देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन यहाँ पर लिविंग चीजों में हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा।
और यहाँ पर नॉन लिविंग चीजों में हम देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन हमको देखने, कार्बन एंड हाइड्रोजन हमारे लिविंग चीजों में ज्यादा रहेंगे और नॉन लिविंग चीजों में कम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो कार्बन का प्रोपोर्शन नॉन लिविंग चीजों में क्या रहेगा, तो यहाँ पर 0.03% रहेगा, 0.03% रहेगा। बट यहाँ पर लिविंग जो टिश्यू रहेगी इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर 18.5% समथिंग रहेगा, 18.5% समथिंग रहेगा। और हाइड्रोजन जो रहेगा इसका प्रोपोर्शन नॉन लिविंग चीजों में कितना रहेगा, तो 0.14%, 0.14%। बट यहाँ पर लिविंग चीजों में ये बहुत हाई रहेगा, जिसमें 9.5% हम बोल सकते हैं। इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो 9.5% रहेगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ऑक्सीजन का भी हम देखें तो ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो अर्थ क्रस्ट में कितना रहेगा, तो अर्थ क्रस्ट में ये 46.6% रहेगा, 46% रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 46% रहेगा। और हम लिविंग चीजों में देखेंगे तो लिविंग चीजों में ये अबाउट 65% रहेगा, जो ऑक्सीजन रहेगा वो 65% रहेगा। और दूसरे जो और एलिमेंट रहेंगे इसके भी प्रोपोर्शन रहेगा वो डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पर हम मेनली हमने क्या देखा, तो हमारा जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो रहेगा उसका प्रोपोर्शन नॉन लिविंग चीजों से जो लिविंग चीजें हैं उसमें ज्यादा रहेगा। सो ये मेन डिफरेंस है। सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो लिविंग चीजों में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऐसे सारे जो एलिमेंट रहेंगे उसका हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है लिविंग चीजों में। तो इसके लिए यहाँ पर एलिमेंटल एनालिसिस करना होता है। क्या करना होता है, तो इसका केमिकल एनालिसिस करना होता है, इसका केमिकल एनालिसिस करना होता है। केमिकल एनालिसिस कैसे होगा, तो ये आप केमिस्ट्री में बेहतर समझ पाएंगे। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे समझ ले, तो जैसे कि यहाँ पर दो मेथड आपके बुक में दी गई, जिसमें फर्स्टली आपके बुक में एक मेथड दी गई जिसमें जो लिविंग टिश्यू रहेंगे, लिविंग टिश्यू में आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, जैसे कि वो चाहे प्लांट की हो या हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में हमारे जो लिवर की टिश्यू है इसका भी सैंपल आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर लिविंग टिश्यू का सैंपल लेना है, पहले लिविंग टिश्यू का सैंपल लेना है। और ये सैंपल के अंदर यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड करना है। क्या करना है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड करना है, एसिटिक एसिड ऐड करना है। सो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CCl3COOH। ये हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। तो इसको किस तरह से करना है, तो यहाँ पर जैसे कि कोई एक पेस्टल है, इसके अंदर हमको यहाँ पर लिविंग टिश्यू का सैंपल लेना है और ये लिविंग टिश्यू के सैंपल के अंदर हमको ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि Cl3CCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को ऐड करके इसको यहाँ पर ग्राइंड करना है। क्या करना है, तो इसको ग्राइंड करना है, इसको ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के बाद जो थिक स्लरी मिलती है, इसके बाद ग्राइंड करने के बाद हमको एक थिक स्लरी मिलेगी, थिक स्लरी मिलेगी। और ये थिक स्लरी को यहाँ पर क्या करना है, तो थिक स्लरी को लेके यहाँ पर एक थिक स्लरी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर एक हमको थिक स्लरी मिली। अब ये थिक स्लरी को क्या करना है, तो थिक स्लरी को फिल्टर करना है, थिक स्लरी को फिल्टर करना है, इसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करना है, तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पर दो चीजें रहेंगी। फिल्टर करने के लिए यहाँ पर दो टाइप के फिल्टर का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एक हमारा चीज क्लॉथ और दूसरा हमारा कॉटन हम यूज कर सकते हैं। चीज क्लॉथ या कॉटन का हम यूज कर सकते हैं फिल्टर के लिए। सो ये इसको फिल्टर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर कोई एक बाउल ले लिया, जैसे कि यहाँ पर कोई एक बाउल ले लिया और इसके ऊपर यहाँ पर हमने चीज क्लॉथ लगा लिया। ये चीज क्लॉथ लगाने के बाद हमारे जो ये थिक स्लरी है इसको यहाँ पर इसके ऊपर डालते हैं। इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ पर हमको दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक हमारा जो एसिड सोल्यूबल पार्ट रहेगा वो हमारे ये फिल्ट्रेट होके बाउल में मिलेगा, और दूसरा पार्ट जो रहेगा फिल्टर होने के बाद जो रेटेंटेड पार्ट रहेगा, बचा हुआ पार्ट रहेगा, वो यहाँ पर
हमको चीज क्लॉथ के ऊपर मिलेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज क्लॉथ के ऊपर हमको रेटेंटेड पार्ट मिला है। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो ये यहाँ पर हमारा जो ये फिल्टर हुआ पार्ट, इसको हम बोलेंगे एसिड सोल्यूबल पार्ट, एसिड सोल्यूबल पार्ट या फ्रैक्शन। और हमारा ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम रेटेंटेड या एसिड इनसोल्यूबल, इसको हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। सो ये एसिड इनसोल्यूबल पार्ट और एसिड सोल्यूबल पार्ट, इस तरीके से दो हमारे फ्रैक्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे जो एसिड सोल्यूबल पार्ट रहेगा, एसिड सोल्यूबल पार्ट का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो इसमें पाएंगे कि हमारे जो 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सोल्यूबल पार्ट में आते हैं। हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे वो हमारे एसिड सोल्यूबल पार्ट में रहेंगे, और एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में भी हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड रहेंगे। यहाँ पर जो एसिड सोल्यूबल पार्ट है इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सारी चीजें यहाँ पर एसिड सोल्यूबल पार्ट में रहेंगी। और इसके साथ यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे तो जैसे कि हमारा सल्फेट एंड फॉस्फेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये भी यहाँ पर रहेंगे एसिड सोल्यूबल पार्ट में। सो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक तरह का मेथड जिससे हम जान सकते हैं इसके अंदर कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है। इसको भी फर्दर वैसे हम पर्टिकुलरली जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी मेथड रहती है, बट यहाँ पर आपको अभी के लिए वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको जानना बहुत जरूरी नहीं है, इसका यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये हो गया हमारा एक टाइप का मेथड। और दूसरे टाइप के मेथड में हम देखेंगे कि हमारे जो एलिमेंट, इसके अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसको जानने के लिए दूसरे टाइप का एक एक्सपेरिमेंट रहता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा कोई एक टिश्यू जो रहेगा, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो या प्लांट टिश्यू, ये टिश्यू को लेकर, टिश्यू के सैंपल को लेकर इसको ड्राई किया जाता है, इसको धूप में सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद इसका जो ड्राई वेट मिलेगा, इसका ड्राई वेट मिलेगा। ये ड्राई वेट को क्या करना है, तो ये ड्राई वेट को बर्न करना है, ये ड्राई वेट को बर्न करना है। इसको पहले ड्राई क्यों करना है, तो इसके अंदर से ड्राई इसलिए करना है कि इसके अंदर से जो पानी है, पानी वो यहां से निकल जाए और हमको ड्राई वेट मिले। अब ये ड्राई वेट को बर्न करना है, और बर्न करने के बाद जो बचेगा, यहाँ पर बर्न करेंगे तो क्या होगा, बर्न करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कार्बनिक कंपाउंड रहेंगे, कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके निकल जाएंगे, CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज होके वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट, इसको हम S बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, S बोलेंगे, S या राख इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर बहुत सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिमेंट रहेंगे, इनऑर्गेनिक चीजें रहेंगी, जिसमें एलिमेंट रहेंगे और कंपाउंड भी रहेंगे, कुछ कंपाउंड भी रहेंगे। एलिमेंट में हम बात करें तो जैसे कि हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीजें हमारे इनऑर्गेनिक पार्ट में रहेंगी और ऑर्गेनिक एलिमेंट में आएंगे। और कंपाउंड में हम देखेंगे तो कंपाउंड में क्या क्या मिलेगा, तो पहले तो जो वाटर रहेगा, वाटर भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा, बट वाटर यहाँ पर वेपर होके निकल जाता है, तो यहाँ पर वाटर एस में नहीं मिलेगा। सो वाटर, इसके बाद NaCl,
कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलावा फॉस्फेट और सल्फेट, ये भी यहाँ पर मिलते हैं। फॉस्फेट और सल्फेट ये भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एलिमेंटल एनालिसिस या कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट देखे जिसमें हम एनालिसिस इसका कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आगे हम देखने जाए तो हमने देखा 2 टाइप के एनालिसिस, जिसमें एक हमारा एलिमेंटल एनालिसिस और दूसरा हमारा कंपाउंड एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस में हमने एलिमेंट देखे, जिसमें क्या देखा, तो जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा मैग्नीशियम। वैसे ये जो सारे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये आयन में प्रेजेंट रहते हैं, तो सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, इसके अलावा कैल्शियम 2 प्लस, इस तरीके से रहेंगे। और कंपाउंड एनालिसिस में हम देखेंगे तो कंपाउंड एनालिसिस में हमारे 2 टाइप के कंपाउंड रहेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, तो हमारे लिविंग टिश्यू में जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे इसको बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आएगा, तो जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है और एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, कोलेस्टेरॉल है। सो ये सारी चीजें हमारे बायोमोलिक्यूल में आएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल रहेंगे, जैसे कि एंजाइम है, तो ये सारे हमारे बायोमोलिक्यूल रहेंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखेंगे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने आगे देखा है इस तरीके से, जैसे कि NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अलावा वाटर है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। सो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में समझ में आ गया। सो यहाँ पर इसमें से इस चैप्टर में हम यहाँ पर बायोमोलिक्यूल को डिटेल में देखने वाले हैं, और बायोमोलिक्यूल के हमने सारे ये जो एग्जांपल देखे इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। सो ये हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।